साहित्य और विचार की संस्था लिखावट के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कविता मुंबई श्रृंखला चल रही है और जिसका ये 15वां एपिसोड आज है। हर संडे, हर रविवार को 11 बजे हम लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। आप सभी आमंत्रित कवियों का और वरिष्ठ जो यहाँ मौजूद हैं, मैं परिचय कराऊंगा। आप सभी का स्वागत है। आमंत्रित कवि हैं आदरणीय सुश्री विनीता वर्मा जी, जो विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर हैं, कवि और लेखक हैं। आदरणीय सुश्री इरा टाक, कवि, लेखक, चित्रकार और फिल्मकार हैं। और आज के तीसरे कवि हैं आदरणीय श्री अनिल गौड़, जो कवि और शिक्षाविद हैं। थोड़ी देर में वो जुड़ जाएंगे। आज का कार्यक्रम आदरणीय श्री दिनेश शाकुल जी के सानिध्य में हो रहा है। किसी वजह से उन्हें कुछ देर हो रही है, जुड़ेंगे बहुत जल्दी। दिनेश शाकुल जी फिल्मकार हैं और सारे विभाग, फिल्म जो कला है उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता के रूप में, और रंगकर्मी भी रहे हैं, कवि और लेखक हैं। अंत में समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी, आदरणीय हुबनाथ पांडे जी आमंत्रित हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कवि हैं, प्राध्यापक और समाज सेवी भी हैं। तो लिखावट के मैं शुरुआती वक्तव्य के लिए आदरणीय श्री मिथिलेश श्रीवास्तव को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी और आदरणीय रघुवीर सहाय जी और आदरणीय मंगलेश डबराल, जो कि हमारे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कवि रहे हैं, आप तीनों ने मिलकर 1989 में इस संस्था की शुरुआत की दिल्ली में, और तब से लगातार इसके कार्यक्रम चलते आ रहे हैं और अब ऑनलाइन मोड में भी कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। और मिथिलेश जी को इसका श्रेय जाता है कि बहुत समर्पण के साथ वो इन गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मिथिलेश जी, आप कृपया कुछ कहें। धन्यवाद प्रशांत जी। आपने लिखावट के बारे में बताया और ये 15वीं कड़ी है कविता मुंबई की। तो हर कड़ी में लिखावट का और मेरा परिचय लगातार हो रहा है और ये सारे रिकॉर्डिंग्स लिखावट के YouTube पर उपलब्ध है। तो मैं उस परिचयात्मक टिप्पणी न करते हुए और समय को बचाते हुए मैं सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि हम कविता के किसी ऐसे विषय को जिससे कोई लंबी बहस की शुरुआत होती है, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि लंबी बहसें यहाँ नहीं हो सकती हैं कविता के कार्यक्रम में। उसके लिए अलग से कार्यक्रम करना होगा और पूरे रूप से करना होगा। हमारे कवि मित्र अनिल मिश्र जी ने पिछले कार्यक्रम में पृष्ठपेषण यानी कॉपी पेस्ट की बात कविता के संदर्भ में कही थी। बात तो सही थी, लेकिन यहाँ हम किसी ऐसी लंबी बहस को यहाँ हम दूर तक नहीं ले जा सकते। ऑफलाइन में तो आप घंटों बात करिए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन इस ऑनलाइन में एक दिक्कत होती है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल विषय पर हम विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते हैं। तमाम लोग, हम सब लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? हम अपने समकालीन समाज को जब समझना शुरू करते हैं, उसके दाव पेच को समझना शुरू करते हैं, तो वहां से कॉपी होता है
और कलम पर लिखते हैं, कलम से लिखते हैं तो वहाँ पेस्टिंग हो जाती है। तो कविता में कॉपी पेस्ट का अभी हम लोग यही मतलब निकालेंगे, और बाकी अपने सारे प्रभावों को, हम पर जो जो प्रभाव पड़ते हैं उन सबको भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन ये विषय एक मुकम्मल बहस की मांग करता है, वो हम लोग कभी करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आप लोग अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। हमारे साथ 3 विद्वान भी हैं, ओमनाथ पांडे जी, दिनेश शाकुल जी अभी आए नहीं हैं, और हृदयेश मयंक जी। इनके विचार भी हम कविताओं पर सुनेंगे। तो मैं प्रशांत जैन जी से अनुरोध करूंगा कि इस गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। शुक्रिया मिथिलेश सर। स्वागत के सिलसिले में कभी कभी ये होता है 2 नाम रह गए थे। आदरणीय हृदयेश मयंक जी मौजूद हैं मुंबई से, वरिष्ठ साहित्यकार, और आदरणीय कौशल किशोर सर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं कविता पाठ के लिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूं विनीता वर्मा जी को। आप बेसिकली विजुअल आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर हैं, और कवि और लेखक तो हैं ही। शिक्षा आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई है और आपकी पढ़ाई अप्लाइड आर्ट में रही। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपने किया है, और कॉलेज के ज़माने से ही कला कम्यून नाम का एक वहाँ पे आपका एक ग्रुप था या क्लब जो भी कहें, उसमें आप कल्चरल एक्टिविस्ट के तौर पर काफ़ी सक्रिय रहीं, और बनारस के घाटों पर हर साल कला संबंधी गतिविधियां लगातार यह ग्रुप आयोजित करता था, जिसमें कला, संगीत, थिएटर तीनों ही चीजें शामिल होती थीं। दस्ता थिएटर ग्रुप की आप सदस्य थीं और करीब 200 नुक्कड़ नाटक आपने किए, और फिल्म सोसाइटी, क्राफ्ट, और इस तरह से काफी आप वहाँ सक्रिय रहीं। और फिलहाल आप प्रतिरोध का सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी को कन्वीनर हैं, और अपना एक स्टूडियो आप चला रही हैं ग्राफिक डिजाइन का, जिसका नाम आपने सियाही रखा है। काफी अच्छा नाम है, और कथक में भी आपकी रुचि है। तो आपने बहुत सारे प्रकाशनों के लिए कवर पेज डिजाइन किए हैं किताबों के, और बाकी एज अ डिजाइनर पब्लिसिटी डिजाइन ये सब तो है ही। कन्वेंशनल ड्राइंग और डिजाइन भी आप करती हैं, और बहुत सारी प्रदर्शनियों में आपने हिस्सा लिया है, बहुत सारी वर्कशॉप्स आपने कंडक्ट की हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। कविता पोस्टर बनाना भी आपका शौक है, और आप वर्कशॉप्स भी आयोजित करती हैं। ये आपका इंग्लिश में है बायोडाटा, जिसको मैं हिंदी में करके बता रहा हूँ। आपने लिखा है कि आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज एंड गेटिंग अ फील ऑफ द आउटसाइड रियल वर्ल्ड, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हैज अंडरगॉन अ बिग चेंज. I have always been interested in forms and moods of human, especially the women world. तो अब ये स्त्री पुरुष और चर अचर प्रकृति, ये 4 चीजें हैं। तो आपको ये विमेन वर्ल्ड यानी स्त्री संसार ही क्यों आकर्षित करता है, विनीता जी, संक्षेप में? हाँ, सबसे पहले तो जितने लोग मौजूद हैं सबको मेरा नमस्कार। बहुत साहित्य में मेरी रुचि जो है वो लोगों को सुनने और समझने और पढ़ने में ज्यादा रही है, और थोड़ा बहुत कविताओं को लिख लेना, अपने भावनाओं को कविताओं में, शब्दों में डालने की कोशिश करती रही हूँ बीच बीच में। जैसा प्रशांत जी ने कहा, बेसिकली जब हम लोग फाइन आर्ट्स कर रहे होते हैं या जब भी हम किसी भी कला विधा में हैं, तो किसी न किसी विषय से आप बंध जाते हैं। तो अपनी इस पूरी कला जर्नी में काम करते करते करते, और चूंकि मैं एपवा की भी मेंबर रही हूँ, अभी भी हूँ, सो वुमेन्स को लेकर के जो इश्यूज हैं उस पे काफी काम, पढ़ना,
देखना सुनना, क्योंकि परवरिश में ऐसा कोई कभी देखने को नहीं मिला और मुझे कभी लगता ही नहीं था कि ऐसी कोई दिक्कतें हो सकती हैं कि औरत को उस तरीके से सोचना पड़े या डरना पड़े बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सेफ एनवायरनमेंट में परवरिश हुई। तो जब कॉलेज के दौरान और एक्टिविज्म में जाने के बाद एक ख्याल जो मेरा अपना परसेप्शन बना कि सामाजिक लड़ाइयों में जो सबसे लंबी और सबसे मजबूत लड़ाई लड़नी होगी वो औरतों को ही लड़नी होगी, क्योंकि सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएं और हम एक आइडियल समाज बनाने की तरफ जाएं, वो कभी भी औरत के उसके अधिकारों और उसकी उसकी जो स्थिति होनी चाहिए समाज में, अगर हम वो अचीव नहीं कर पाए तो वो लड़ाई कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। और वो एक थोड़ा लंबा मुझे लगा, मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं सारे सब्जेक्ट्स को और सारे चीजों को उसी पर्सपेक्टिव से देखती कि फाइनली इसमें औरत की स्थिति क्या होगी। जी बिल्कुल सही। तो विनीता इसीलिए जी, तो मैं हमेशा से, मेरी पूरी एक सीरीज ही है नीले किताब वाली लड़की। अच्छा, उसमें एक लड़की है, चूंकि मेरे पास 2 पेट्स हैं, मैं कैट पसंद है मेरे पास एक अपना, वो अभी भी बगल में ही बैठा हुआ है। सो वो मेरे विषय में हमेशा है, पेड़ मेरे कला में हमेशा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पेड़ की भव्यता या पेड़ की, कभी भी आप उसकी पत्ती देखिए, छाल देखिए, उसकी शाखाएं देखिए, वो अपने आप में आपको हमेशा बहुत कुछ बताती रहती है। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं चलते रहे हैं, लेकिन रिसेंटली मुझे ना, जब भी आप शहरों में मुंबई आने के बाद बहुत, आप शहर में रस्तों सड़कों और बिल्डिंगों के बीच ही घूम रहे होते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स मुझे ज्यादा वो करते हैं वो बारिश, सड़क, थैलियां, इवन एक कविता भी लिख रही हूँ वो सिर्फ थैली। जी बहुत किस बहुत शुक्रिया आपका। विनीता जी, अब आप कविता पाठ शुरू करें, 10 मिनट का समय है। मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, 4 ही सेलेक्ट कर पाई हूँ कि जिसको शायद मैं पढ़ सकती हूँ लोगों के सामने। कुछ जी गलतियां त्रुटियां हो तो आप लोग उसके लिए क्षमा करेंगे। स्वागत। एक कविता है मेरी, मेरी चिड़िया। पहाड़, नदी, धूप, बादल, सबके साथ नाचती गाती चिड़िया, कभी इधर तो कभी उधर, कभी फूलों से तो कभी छतों से खाना चुनती चिड़िया, फसलों के लाल पीले रंगों से खेलती चिड़िया, छतों के नीचे रोशनदान में अपना आशियाना बनाती चिड़िया। मेरी चिड़िया भी कभी पहाड़, कभी नदी, तो कभी धूप में खेलना चाहती है, कभी खेतों में काम करना चाहती है, कभी मस्त ऊंचाइयों को महसूस करना चाहती है, तो कभी पानी की गहराइयों में डुबकी लगाना चाहती है। कड़कते बादल, तेज बारिश और आंधियों से अब वो डरती नहीं, उन्हें साथी बना खेलना चाहती है मेरी चिड़िया। अब वो केवल अंधेरे में परछाइयों से डरती है, कहती है अंधेरे में परछाइयां छुपी होती है ना। डर को समझती, रोशनी की खोज करती मेरी चिड़िया, दुनिया में इंसानों, इंसानों में दोस्तों को खोजती, उमंग उत्साह चंचलता के साथ उड़ती मेरी चिड़िया। बढ़िया। एक ये है ची- कुछ नेटवर्क की दिक्कत है शायद। हेलो, फ्रीज हो गई हैं। जी पढ़ती रहे विनीता जी। नहीं, लेकिन वो पढ़ रही हैं शायद, लेकिन ऑडियो आवाज, ऑडियो हाँ। ऑडियो नहीं आ रहा है। फोन करूं क्या उनको? कविताएं पढ़ती रहेंगी तो ऑडियो आता रहेगा। नहीं, हम शायद हमारी आवाज भी उन तक नहीं जा रही है। माफी चाहूंगी, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया।
प्रशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट। यस यस, ओके, शुरू करिए प्लीज। जी जी। जी पढ़े विनीता जी, पढ़िए। चीख। चीख हमेशा करुण नहीं होती। दर्द और दुख से भी खतरनाक एक चीख होती है जब कोई अपना चीख कर शांत कराता है, और शांति बनाने के लिए कोई अंदर ही अंदर चीखते हुए खोखला होता जाता है। अगर हृदय कोमल है, अभी पनप रहा है, घातक होती है वो चीख। कई तार टूट जाते हैं और उनसे रीसती हैं थोड़ी थोड़ी चीखें। चट्टानों सा आत्मविश्वासी पर्वत बन जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी। बहुत खूब। ये एक कविता है जो मैंने लिखी थी, जो फ्रांस में स्टेडियम पे ब्लास्ट हुआ था, उसी दौरान लिखी थी। स्वागत। किसकी गलती है? स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे उत्साही लोग बदल जाते हैं लाशों में। मुस्कुराहट कहीं दफन हो जाती है भीड़ की चीख और घबराहट में। स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे उत्साही लोग बदल जाते हैं लाशों में। मुस्कुराहट कहीं दफन हो जाती है भीड़ की चीख और घबराहट में। किसकी गलती है? आतंक को खत्म करने के लिए घर द्वार सब ढह जाता है, बदल जाता है राख। बारिश, बमबारी के बारिश में खो जाती है जिंदगी उन देशों में। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब के सब मातम भरी उठती राख में एक से जलने लगते हैं। किसकी गलती है? संगीत के धुनों पर थिरकने को तैयार समय चीख और पुकारों में बदल जाता है। नफरत की आंधी में उड़ गई सारी इंसानियत। किसकी गलती है? जो पैदा ही हुआ बम धमाकों के बीच, सुन नहीं पाया माँ की लोरी, जिसने जीवन को बमों के बरसात में नहाते पाया, रोया, गाया, खाया बारूद की गंध को, मासूमियत, इंसानियत को रोज गवाया। किसकी गलती है? वो कहते हैं कि आतंक को खत्म करना है, बमों का आतंक फैलाया। ना इंसानियत, ना मासूमियत, ना संगीत, ना खेल का जोश, ना जीवन की उमंग, सब गवाया। ना इधर मरा कोई आतंकी, ना उधर मरा कोई आतंकी, लेकिन दोनों ही जगह आतंक से घिरी है जिंदगी। किसकी गलती? ये क्लास है, मानसून का हाँ मौसम है, तो ये आखिरी बहुत कविता से। सुंदर विनीता जी, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कविता है। अच्छी कविताएं हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये बारिश पर लिखी हुई एक कविता है जो मैंने जी 2-3 साल पहले लिखी थी, कोरोना के समय, जब आप घर के अंदर थे और बारिश को छू नहीं सकते थे। बारिश की बूंदे। बारिश की बूंदे, यहाँ बंबई की बूंदे, वहां दिल्ली की बूंदे, कहीं बूंदों के इंतजार में खड़े चेहरे। इन्हीं बूंदों से कहीं प्यार अंकुरित होता है, तो कहीं मासूम चेहरे बूंदों से खेल ठिठुली करते हैं। कहीं कोई मासूम चाहता है कि बूंदे बंद हो जाएं, तो कहीं कोई मासूमियत से बूंदों को पी जाता है। प्यार के जाने कितने तराने गाए गए बूंदों के साथ, प्यार के जाने कितने बीज बोए गए बूंदों के साथ, दर्द और दहशत के न जाने कितनी बूंदे गिरी आंखों से बूंदों के साथ। कोई नाव बनाकर बहता है तो कोई बह जाता है, कोई नाव पर सवार घर छोड़ जाता है, और कोई घर छोड़कर बूंदों से खेलने निकल जाता है। अपनी खिड़की से बाहर चाय की प्याली के साथ आसमान, सड़क सब धुला सा साफ दिख रहा है, क्योंकि बाहर सब गीला है और आप सूखे हैं। आपको पता है कि भीग कर भी आप गीले नहीं हैं, और कोई गीला होकर कभी सूखा ही नहीं है। शुक्रिया। बहुत बस ये बढ़िया। बहुत बड़ी बहुत अच्छी कविताएं रही विनीता जी। और आपका जो प्रोफेशन है उसमें तो ग्राफिक डिटेल्स बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कविता में ग्राफिक डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, और आप दोनों चीजों को निभा रही हैं अच्छी तरह से। मैं अब जी जी बहुत शुक्रिया। मैं अब आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए आदरणीय ईरा टाक जी को। आप लेखक हैं, चित्रकार हैं, फिल्मकार हैं, कवि हैं,
बीकानेर में आपका जन्म हुआ, आपने बीएससी किया, इतिहास में एमए किया और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा आपने किया। मूलतः आप जयपुर से हैं, फिलहाल मुंबई में हैं काफी सालों से और काफी एक्टिव हैं यहाँ। ऑडियो स्टोरी जो है इंडस्ट्री कहें या ऑडियो स्टोरी का जो फील्ड है, इस फील्ड में एक लेखक के रूप में इरा टाक जो है एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। अभी हाल ही में पेंगुइन रैंडम हाउस और हिंद पॉकेट बुक्स के कोलैबोरेशन में आपका एक नया उपन्यास आया है लव ड्रग, और एक कहानी संग्रह कुछ पन्ने इश्क रिलीज हुआ है। और इससे पहले जो आपके प्रकाशन रहे वो 3 काव्य संग्रह हैं, अनछुआ ख्वाब, मेरे प्रिय, कैनवस पर धूप, कहानी संग्रह रात पहली, कुछ पन्ने, अच्छा ये तो मैंने बता दिया, कुछ पन्ने इश्क और लव ड्रग, ये रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। और ऑडियो नॉवल जो है गुस्ताख इश्क और प्यार के इस खेल में। ऑडियो बुक्स भी हैं बहुत सी, ये नॉन फिक्शन की किताबें हैं। और स्टोरी टेल एक मेरा ख्याल प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने इन बुक्स को प्रकाशित किया है। मेरे हमनफस, ये मुलाकात एक बहाना है, किलर ऑन हंट, रिजर्व सीट, पटरी पर इश्क, रंगरेज किया आदि। और लाइफ लेसन बुक्स भी हैं आपकी, लाइफ सूट और RX लॉ 366। फिल्म मेकर के रूप में आपने 4 शॉर्ट फिक्शन फिल्में बनाई हैं, फ्लर्टिंग मैनिया, डब्ल्यू टर्न, इवन द चाइल्ड नोज, और चौथी फिल्म है रेनबो। इस समय आप पटकथा लेखन कर रही हैं फिल्मों में, और चित्रकार के रूप में आप 10 एकल प्रदर्शनियां अभी तक कर चुकी हैं। तो ईरा जी स्वागत है। बस एक जिज्ञासा है कि आपके लेखन के विषय और जो भी ऑडियो बुक्स और नॉवेल और कहानियां जो आपने लिखी हैं, मुख्य रूप से प्रेम ही आपका विषय है, बारे में कुछ कहें। धन्यवाद प्रकाश जी, और आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत, नमस्कार। ये है कि मैं टाइप्ड हो गई हूँ और मेरा सारा लेखन ज्यादातर रोमांस के इर्द गिर्द है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं मानती हूँ कि प्रेम जो है सबसे गहरी एक भावना है, और एक ऐसी ऊर्जा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है वो प्रेम के कारण ही अच्छा है, खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि प्रेम में बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, और एक डीपेस्ट ह्यूमन इमोशन है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में एक सा ही होता है, चाहे प्रेम ले लें, नफरत ले लें, तकलीफ, पीड़ा ले लें, तो वो सारे इमोशंस पूरी दुनिया में एक से होते हैं, और यही मुझे लगता है कि हमें कनेक्ट करते हैं वर्ड से। तो मेरी कविताएं भी प्रेम कविताएं ही हैं ज्यादातर, और छोटी छोटी प्रेम कविताएं हैं। बिल्कुल, ये सबके लिए नया अनुभव होगा। तो और कुछ कह रही हैं आगे जी? और भी कुछ कह रही हैं शायद? जी, मैं शुरू करती हूँ। जी जी जी। एक ये आपकी किताब है डब्ल्यू टर्न, यू टर्न सुना है? डब्ल्यू टर्न क्या है? डब्ल्यू टर्न ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि शॉर्ट फिल्म वाटर कंजर्वेशन पर है। अच्छा। और इसलिए वाटर से डब्ल्यू लिया है कि अगर हम अभी पानी नहीं बचाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएंगे, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो इस पर एक शॉर्ट फिल्म है जो कि मेरी सारी शॉर्ट फिल्म्स यूट्यूब पे देखी जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कविता पाठ शुरू करें ईरा जी। जी, तो पहले मैं मेरे प्रिय सीरीज जो मेरी किताब है मेरे प्रिय, उससे 2-3 छोटी कविताएं पढ़ के सुनाऊंगी। और मेरी कविताएं थोड़ी अलग तरह की हैं कि पूरी कविता एक कहानी की तरह चलती है, और लास्ट में उसका क्रक्स आता है, जो उसका सार है वो आपको लास्ट लाइन में मिलेगा। तो उस तरह थोड़ा ध्यान दीजिएगा कविता पे जी। तो पहली कविता है कि आजकल सपने बुना करती हूँ, आजकल सपने बुना करती हूँ, जैसे माँ कभी स्वेटर बुना करती थी। आजकल सपने बुना करती हूँ जैसे मेरी माँ कभी स्वेटर बुना करती थी। पर मेरी गति तेज है, पर मेरी गति तेज है, या यूं कह लो कि बस एक यही काम है, या यूं कह लो कि बस एक यही काम है। ढेर लगा दिया है इंद्रधनुषी सपनों का,
ढेर लगा दिया है इंद्रधनुषी सपनों का, देखो ना मेरे प्रिय। बहुत खूब। शुक्रिया। दूसरी कविता है मेरे प्रिय से ही कि अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूं मैं, अक्सर कहते हो तुम दुस्साहसी हूं मैं, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूं, दुनिया की नहीं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूं। प्रेम जो अनुशासित हो, प्रेम जो अनुशासित हो तो प्रेम ही कैसा मेरे प्रिय, प्रेम जो अनुशासित हो तो प्रेम ही कैसा मेरे प्रिय। बहुत खूब। तीसरी कविता सुना रही हूं। दो छोर दो दिशाएं, दो छोर दो दिशाएं, मीलों के फासले, बंदिशों की दीवारें। ये आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी मान सकते हैं कविता, या ऐसी कविता, क्योंकि कई बार हम किसी ऐसे इंसान से प्रेम करने लगते हैं जो हमारी पहुंच से बहुत दूर होता है, लेकिन उसका दूर होना भी हमें एक आसरा देता है, एक ताकत देता है। तो उस पर ये कविता है कि दो छोर दो दिशाएं, मीलों के फासले, बंदिशों की दीवारें, फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे, फिर भी प्रेम जोड़ता है मुझे तुमसे, जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को, जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को जो दूर होते हुए भी एक से हैं। क्या बात। वे जैसे विश्वत रेखा नापती है धरती के उन हिस्सों को जो दूर होते हुए भी एक से हैं। बहुत खूब। अगली कविता है कि टूटा है धीमे धीमे भीतर बहुत कुछ, टूटा है धीमे धीमे भीतर बहुत कुछ, की है चुपचाप मरम्मत कई बार, की है चुपचाप मरम्मत कई बार, बारिशों में रोते हुए धूप में मुस्कुराई हूँ, बारिशों में रोते हुए धूप में मुस्कुराई हूँ, जूझते हुए खुद से दुनिया से टकराई हूँ, जूझते हुए खुद से दुनिया से टकराई हूँ। मैं मकान नहीं गली के कोने में बना हुआ, मैं मकान नहीं गली के कोने में बना हुआ, इसलिए मेरी दरारें नजर नहीं आती, इसीलिए मेरी दरारें नजर नहीं आती। बहुत खूब। बहुत खूब। शुक्रिया। एक और प्रेम कविता है कि जब भीड़ छट जाए, जब भीड़ छट जाए, जब सूरज डूबकर चांद को रास्ता दे, जब भीड़ छट जाए, जब सूरज डूबकर चांद को रास्ता दे, जब हवाएं पूरे जोश में दुनिया उड़ा देने को आमादा हों, जब अंधेरे निगलने लगे रोशनी को और चिराग सो जाएं, जब अंधेरे निगलने लगे रोशनी को और चिराग सो जाएं, जब चटक रंग फीके हो धूसर हो जाएं, जब तुम खुद से थक कर एकांत में अपना मन टटोलो, जब तुम खुद से थक कर एकांत में अपना मन टटोलो, अगर मैं कहीं नजर आऊं, अगर मैं कहीं नजर आऊं तो फोन करना, बहुत खूब। अगर मैं कहीं नजर आऊं तो फोन करना। शुक्रिया। बस एक और सुनाऊंगी, उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, समय है, आप सुना सकते हैं। ये भी प्रेम कविता है कि सॉरी, ये तुम मेरे मौन को समझ लो, तुम मेरे मौन को समझ लो, इतना प्रेम शब्दों में नहीं समा सकता, तुम मेरे मौन को समझ लो, इतना प्रेम शब्दों में नहीं समा सकता, तुम्हारा एहसास तैर रहा है सांसों के आने जाने के बीच कहीं, तुम्हारा एहसास तैर रहा है सांसों के आने जाने के बीच कहीं, तुम कितना भी दूर जाओ कैद रहोगे मेरे दिल में, तुम कितना भी दूर जाओ कैद रहोगे मेरे दिल में, यूं ही कुछ संयोग नहीं बनते, यूं ही कुछ संयोग नहीं बनते, ये पिछले जन्म की अधूरी कथा है, यूं ही कुछ संयोग नहीं बनते, ये पिछले जन्म की अधूरी कथा है, तुम्हारा मेरे साथ मिलकर हम हो जाना, तुम्हारा मेरे साथ मिलकर हम हो जाना, जरूरी है रोज सूरज निकलने जितना, जरूरी है रोज सूरज निकलने जितना। बहुत सुंदर। बहुत खूब। शुक्रिया। और सुनाओ या बस? नहीं, सुनाइए, आपके पास 2-3 मिनट हैं अभी। चलिए एक सुना देती हूँ जो
मुझे बहुत मुझे अपने पर्सनली इंस्पायर करती है ये कविता। और स्वागत। प्रेम कविता से कुछ अलग है। जी। दुनिया नकारेगी कई बार, दुनिया नकारेगी कई बार जैसे कोई वजूद ही नहीं, दुनिया नकारेगी कई बार जैसे कोई वजूद ही नहीं, पीने होंगे घूंट जहर के बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, पीने होंगे घूंट जहर के बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, कई बार सब कुछ बर्बाद कर दोबारा जीरो से शुरू करना होगा, कई बार सब कुछ बर्बाद कर दोबारा जीरो से शुरू करना होगा, अपनों से हर्ट होने पर भी कभी साथ चाय पीना जरूरी होगा, अपनों से हर्ट होने पर भी कभी साथ चाय पीना जरूरी होगा, दर्द को ताकत बनाते बनाते अकेले में जब तुम थकने लगो, दर्द को ताकत बनाते बनाते अकेले में जब तुम थकने लगो और व्यर्थ लगे खुद का होना, और व्यर्थ लगे खुद का होना, तब भी खुद को प्रेम करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी, तब भी खुद को प्रेम करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया कविता। थैंक यू। और प्रेम भी की हो बहुत अच्छी प्रस्तुति। तो प्रेम के रंग में रंग दिया सबको। और भी हो तो एक आध सुनाइए ईरा जी, अगर आप सामने हो तो। ठीक है, एक मिनट सुना देखती हूँ। एक नदी पर है मेरी कविता। जी जी, स्वागत। ये नदियों के संगम पर है और आप इसे प्रेम पर भी मान सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि नदियों जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है, जो हर पल बहती हैं और हर पल नई होती जाती हैं और जीवन देती है हमें। बिल्कुल माँ माना जाता है नदी को तो जी। इंडिया भारत में। दो नदियां लांघती हुई प्रस्तर पहाड़, दो नदियां लांघती हुई प्रस्तर पहाड़, समेटे हुए रेत का अंबार, मिल गई अचानक एक संगम पर, मिल गई अचानक एक संगम पर, बिना जाने हुए एक दूसरे का अतीत। दो नदियां लांघती हुई प्रस्तर पहाड़, समेटे हुए रेत का अंबार, मिल गई अचानक एक दिन संगम पर, बिना जाने हुए एक दूसरे का अतीत। यहाँ से आगे उनमें अंतर मुश्किल था, यहाँ से आगे उनमें अंतर मुश्किल था। वो सिर्फ जानती थी एक दूसरे का नाम जो हवाओं से सुनती आई थी, वो सिर्फ जानती थी एक दूसरे का नाम जो हवाओं से सुनती आई थी। पर अब उनको एक नया नाम मिल चुका था, पर अब उनको एक नया नाम मिल चुका था। उनकी गौरव गाथाएं ग्रंथ हो चुकी थी, उनकी गौरव गाथाएं ग्रंथ हो चुकी थी। वे ज्यादा पवित्र हो गई थी, उनके सुख दुख सांझे थे। वे नदियां ज्यादा पवित्र हो गई थी, उनके सुख दुख सांझे थे। अब उनको साथ बहना था नदी धर्म निभाते हुए, अब उनको साथ बहना था नदी धर्म निभाते हुए, और उनकी नियति समंदर था, और उनकी नियति समंदर था। बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। खूब। बहुत सुंदर कविताएं वीरा जी, और अलग रंग की कविताएं। काफी इंटेंसिटी है आपकी कविताओं में जहां तक प्रेम का सवाल है। एक छोटा सा सवाल ये है मेरा, ऑडियो नॉवेल की बात आपने कही है, कितना ड्यूरेशन होता है आमतौर पे जिस जिस तरह के आपके? जो ये ऑडियो नॉवल या ऑडियो सीरीज आप कह सकते हैं, वो 10 घंटे का है, और एक घंटे के 10 एपिसोड्स हैं उसमें। अच्छा अच्छा जी। और जो ऑडियो स्टोरीज हैं उनमें कुछ 1 घंटे की ऑडियो स्टोरीज हैं, और कुछ 15 मिनट की भी हैं, और अच्छा। कुछ आधे घंटे की हैं। मैं वही सोच रहा था कि ये ऑडियो नॉवेल सीरीज के रूप में ही आता होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। वो 10 घंटे के, एक घंटे के 10 एपिसोड्स, लगभग 75 से 80 हजार वर्ड्स के नॉवल है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया ईरा जी। धन्यवाद। आपसे मुलाकात भी अच्छी रही, कविताएं भी अच्छी रही। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे आज के तीसरे कवि, आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल गौड़। 1960 में आपका जन्म हुआ, और हिंदी में आपने एमए किया और नवगीत पर आपने शोध कार्य किया है।
और नवोदय विद्यालयों में आपने पढ़ाया, फिर डिग्री कॉलेजों में पढ़ाते आ रहे हैं। कहानी, गीत, नवगीत, गजल, आलोचना, सब कुछ सारी विधाओं में आपने काम किया है। एक फिल्म में आपने संवाद लेखन भी किया और राष्ट्रीय स्तर के की कवि गोष्ठियों में आप लगातार भाग लेते आ रहे हैं। एक बढ़िया चीज मैं देख रहा हूँ, सारिका में एक कहानी आपकी छप चुकी है, चुका हुआ सत्य। कमलेश्वर संपादक रहे होंगे उसमें मेरा ख्याल है। गजल संकलन जी जी जलता हुआ मकान, और एक और नवगीत का भी, ये नवगीत अर्धशती में दूसरे नवगीतकार, ये क्या मेरा ख्याल है किताब है आपकी ना? ये नवगीत अर्धशती में दूसरे कवि के रूप में शामिल है। इसमें सैकड़ों कवि हैं, अच्छा लेकिन जो मैं जी जी। तो शुरुआत तो शानदार रही अनिल जी आपकी सारिका में कहानी, लेकिन उसके बाद क्या कहानी ज्यादा लिखी नहीं आपने? हाँ, कहानी से ध्यान हट गया। अच्छा अच्छा। मैं व्यवसायी भी रहा हूँ, तो उसमें समय नहीं मिलता था, जी तो जी ध्यान चला गया। कविताओं पर चर्चाएं बचपन से आ रही थी, लेकिन जी। उसी बीच गजल विधा ध्यान में आई। जी और गजलें, क्योंकि एक ऐसे शहर में मैं था, बलरामपुर में, जहाँ पर अली सरदार जाफरी, बेकल उत्साही जी। जैसे चर्चित नाम थे जो मंचों पर काम करते थे। तो उसका एक अलग आकर्षण था। साथ में एक आकर्षण और था कि अपनी बात कहनी है और अपना अस्तित्व भी बचाए रखना है, क्योंकि जो मंच है वो प्रायः वक्तव्य देकर निकल जाता है। वहाँ पे जो बातें होती हैं वे लोकप्रिय बातें होती हैं, उसमें कविता के लिए बहुत कम कम से कम गुंजाइश होती है। ऐसे में कविता को बचाए रखते हुए अपनी बात कहने की कोशिश गजल में मैंने ज्यादा की। नवगीत भी लिखे और जी जी। उन्मुक्त कविताएं भी बहुत सी हुई, लेकिन ध्यान ज्यादातर गजल पर गया, क्योंकि छंद होने के कारण, छांदसिक होने के कारण उनकी पैठ, उनको स्मरण करने में लोगों को आसानी होती है। ये निश्चित, ये तो और तय बात। जी जी, तो उस पे अधिक ध्यान गया। जी बिल्कुल, कुछ गजलें सुनाइए। वैसे भी इस सीरीज में गजल कम ही हुई है, लेकिन अब हाँ। आने वाले एपिसोड्स में गजलकार काफी आएंगे। शुरुआत करें अनिल जी। कांटों में घिरा फूल हूँ, तू प्यार से निकाल। कांटों में घिरा फूल हूँ, तू प्यार से निकाल। फिर टांक ले जूड़े में, मगर खार से निकाल। क्या बात है। घर में, हाँ, फिर टांक ले जूड़े में, मगर खार से निकाल। घर में तो न चल पाएगा ये रोल तुम्हारा। घर में तो न चल पाएगा ये रोल तुम्हारा। ऐ राम, मुझे अपने तू किरदार से निकाल। वाह। ऐ राम, मुझे अपने तू किरदार से निकाल। ये आदमी नहीं है, ये वाहन है रेस के। ये आदमी नहीं है, ये वाहन है रेस के। तू इनके बीच अपने को रफ्तार से निकाल। बहुत तू बढ़िया। इनके बीच अपने को रफ्तार से निकाल। छोटी छोटी रचनाएं मैं आपको सुना हूँ। जी स्वागत। इतनी अधिक सरलता क्यों है तुम में, इतनी कविता क्यों है। इतनी अधिक सरलता क्यों है तुम में, इतनी कविता क्यों है। देख तुम्हारे भोलेपन को, मेरा हृदय मचलता क्यों है। बहुत खूब। देख तुम्हारे भोलेपन को, मेरा हृदय मचलता क्यों है। कोई तुम्हें न कलुषित कर दे, मेरा ये दिल जलता क्यों है। कोई तुम्हें न कलुषित कर दे, मेरा ये दिल जलता क्यों है। असफलता भी तो जीवन है, केवल लक्ष्य सफलता क्यों है। बहुत रोज खूब। निकल आता है सूरज, सूरज रोज निकलता क्यों है। यादें बन जाती हैं आंसू, ऐसी भाव प्रबलता क्यों है। यादें बन जाती हैं आंसू, ऐसी भाव प्रबलता क्यों है। क्या मैं भी भोला भाला हूँ, मुझको कोई छलता क्यों है। बहुत इतनी बढ़िया। अधिक सरलता। बढ़िया। इसकी भावधारा की और दो तीन रचनाएं। जो बहुत बढ़िया। जागता था हमेशा, जो जागता था हमेशा, वो सोया जाता है। दिलों से प्यार का एहसास
खोया जाता है। जो जागता था हमेशा वो सोया जाता है, दिलों से प्यार का एहसास खोया जाता है। किसी की सुनता है, शायद किसी की सुनता नहीं। किसी की सुनता है शायद किसी की सुनता नहीं। उसी के सामने हर बार रोया जाता है। बहुत उसी के सामने हर बार रोया जाता है। न जाने कितनी है कालिक वजूद पर अपने, न जाने कितनी है कालिक वजूद पर अपने, कि छूटती ही नहीं, लाख धोया जाता है। न जाने कितनी है कालिक वजूद पर अपने, कि छूटती ही नहीं, लाख धोया जाता है। तपा के गर्मी में बारिश में कपा के हमको, तपा की गर्मी में बारिश में कपा के हमको, तमाम उम्र सुखा कर भिगोया जाता है। वाह। तमाम उम्र सुखा कर भिगोया जाता है। ये इंतजार है, इसका हर एक पल है तड़प। ये इंतजार है, इसका हर एक पल है तड़प। न जागा जाता है इसमें, न सोया जाता है। ये इंतजार है, इसमें हर एक पल है तड़प। न जागा जाता है इसमें, न सोया जाता है। क्या बात है, वाह गजल वाह। बहुत बढ़िया। गजल के शेर हैं या हैं ये जिंदगी के गुलाब। गजल के शेर हैं या हैं ये जिंदगी के गुलाब। ये टूटते हैं जो इनको पिरोया जाता है। जो जागता था हमेशा वाह। वो सोया जाता क्या है। बात है, क्या बात आपको कभी दो पल नदी के पास बैठो, कभी दो पल नदी के पास बैठो, भुला कर आज का संतरास बैठो। ये सादा जल भी अमृत सा लगेगा, ये सादा जल भी अमृत सा लगेगा। हृदय में लेके गहरी प्यास बैठो। न जाओ छोड़कर संशय क्षणों में, न जाओ छोड़कर संशय क्षणों में, रुको मन में मेरे विश्वास बैठो। ये सारा ये जीवन तो है पतझड़ की कहानी, ये जीवन तो है पतझड़ की कहानी। मेरे भी पास ओ मधुमास बैठो, मेरे भी पास ओ मधुमास बैठो। वहीं पर चुप गई सारी कहानी, गजल ने जब कहा अनुप्रास बैठो। गजल का एक विषय प्रेम भी रहा है, और प्रेम को तरह तरह से गजल ने व्यंजना दी है। और उसका एक स्वर मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रेम उन्माद है, नहीं है क्या? प्रेम उन्माद है, नहीं है क्या? अब तुम्हें याद है, नहीं है क्या? देखते तुम हो, देखते हम हैं, देखते तुम हो, देखते हम हैं। मौन संवाद है, नहीं है क्या? बढ़िया। आज चाहत की कंदराओं में, आज चाहत की कंदराओं में एक अनुनाद है, नहीं है क्या? आज चाहत की कंदराओं में एक अनुनाद है, नहीं है क्या? जिंदगी एक अबूझ भाषा का, जिंदगी एक अबूझ भाषा का एक अनुवाद है, नहीं है क्या? तेरे होठों पे जिंदगी मेरा, तेरे होठों पे जिंदगी मेरा अब भी सुख स्वाद है, नहीं है क्या? प्रेम उन्माद है, नहीं है क्या? अब तुम्हें याद है, नहीं है क्या? अच्छी गजल। आपको दो एक रचनाएं छोटी छोटी सुना दूं। जी। लगाओ जैसा कहाँ हम लगाओ जीते रहे, लगाओ जैसा कहाँ हम लगाओ जीते रहे। तमाम रिश्तों में कोई अभाव जीते रहे, तमाम रिश्तों में कोई अभाव जीते रहे। शरीर अपना किसी का कभी नहीं होता, शरीर अपना किसी का कभी नहीं होता। बदन में अपने किसी का स्वभाव जीते रहे, बहुत बढ़िया, क्या बदन बात। में शरीर अपना किसी का कभी नहीं होता। बदन में अपने किसी का स्वभाव जीते रहे। तलाश घर की रही, घर कहीं नहीं मिलता। तलाश घर की रही, घर कहीं नहीं मिलता। सफर में मरते रहे,
और पड़ाव जीते रहे, सफर में मरते रहे, तलाश घर की रही, घर कहीं नहीं मिलता, सफर में मरते रहे और पड़ाव जीते रहे, ये जन्म मृत्यु है इस उम्र के सिरे दोनों, ये जन्म मृत्यु है इस उम्र के सिरे दोनों, कि इनके बीच का हम तो तनाव जीते रहे, क्या बात कि है, इनके वाह बीच वाह। का बहुत खूब। ये जन्म मृत्यु है इस उम्र के सिरे दोनों, कि इनके बीच का हम तो तनाव जीते रहे, कोई भी शब्द किसी भाव को नहीं छूता, कोई भी शब्द किसी भाव को नहीं छूता, कि बात कहते रहे और दुराव जीते वाह। रहे। बहुत यदि सुंदर। और समय होता है हाँ, एक सुना एक दीजिएगा अच्छा जी। हाँ, सुंदर और असुंदर क्या, सुंदर और असुंदर क्या, सच है ऊपर ऊपर क्या, सुंदर और असुंदर क्या, सच है ऊपर ऊपर क्या, पूछो एक सरोवर से, पूछो एक सरोवर से, कर सकता है कंकर क्या, वाह वाह पूछो वाह। एक सरोवर से, पूछो एक सरोवर से, कर सकता है कंकर क्या, क्या तुम केवल मेरे हो, क्या तुम केवल मेरे हो, इन प्रश्नों के उत्तर क्या, वाह क्या तुम केवल मेरे हो, इन प्रश्नों के उत्तर क्या, धर्म जाति सब कपड़े हैं, धर्म जाति सब कपड़े हैं, हम में तुम में अंतर क्या, वाह वाह, बहुत धर्म जाति सब कपड़े हैं, हम में तुम में अंतर क्या, छिलका छिलका उतर गया, ऊपर क्या था अंदर क्या, छिलका छिलका उतर गया, बाहर क्या था अंदर क्या, सुंदरता को गा पाए ऐसा है कोई स्वर क्या, सुंदरता को गा पाए ऐसा है कोई स्वर क्या, मुझ पागल से पूछो तो, मुझ पागल से पूछो तो, होता ढाई आखिर क्या, मुझ पागल से पूछो तो, होता ढाई आखिर क्या, आंखें गहरी गहरी हैं, तुम सचमुच हो शायर क्या, वाह, आंखें गहरी गहरी हैं, तुम सचमुच हो शायर क्या। बहुत बढ़िया गजलें। बहुत और सुंदर। जी, छोटी बहर में भी काफी असर पैदा किया आपने अपनी रचनात्मकता से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल गौर साहब इन शानदार गजलों के लिए। अब समीक्षात्मक टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी को, जो कि जैसा मैंने बताया एक कवि के रूप में लिखावट की सीरीज में शामिल हो चुके हैं, और मुंबई यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, समाज सेवा का काम भी काफी शिद्दत से आप करते आ रहे हैं। डॉक्टर हुबनाथ जी, आप अपनी टिप्पणी रखें सामने। जी सर। मिथिलेश जी और प्रशांत जी को नमस्कार, और बाकी सारे जो हमारे कवि मित्र हैं। असल में कविता पर टिप्पणी करना थोड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि जैसे हम कविता सुनते हैं वैसे ही वो भीतर जज्ब नहीं होती, उसको वक्त लगता है कविता को सींचने में, संस्कार होने में, समझने में। पर फिर भी जो मैंने महसूस किया, जैसे भी आखिर आखिर में अनिल जी की गजलें सुनी, तो उन्हीं की एक पंक्ति याद आई कि इतनी अधिक सरलता क्यों है। बहुत आसान शब्दों में और बड़े ही सरल ढंग से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कहने की कोशिश की। जैसे धर्म जाति सब कपड़े हैं, जैसा उन्होंने अब मैं तुम में अंतर क्या, हम में तुम में अंतर क्या। तो और गजलें और गीत तो वैसे भी लोगों को लुभा लेती हैं। तो ये जो काव्य पाठ रहा उसका अंत बहुत सुखद रहा। एक कॉमन फैक्टर मैंने देखा कि तीनों ही रचनाकारों ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नदी का जिक्र जरूर किया है। ईरा जी के यहाँ भी नदी है जो संगम बनती है, विनीता के यहाँ नदी का जिक्र आता है, और अनिल जी भी नदी की बात करते हैं। तो नदी, और जो पहले दो हमारे कवि थे वो बुनियादी रूप से चित्रकार थे, पर ईरा जी में
उतने विजुअल्स नहीं आते जितने इमोशंस आते हैं, और विनीता जी में विजुअल्स ज्यादा आते हैं, चित्र ज्यादा आते हैं, रंग ज्यादा आते हैं। और दूसरा ये रहा कि विनीता जी का जो काव्य संसार अभी जो प्रस्तुत किया गया, उसमें सारी दुनिया को समाने की कोशिश है, और जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे वो फ्रांस में हिंसा की बात करती हैं, चिड़िया की बात करती हैं, चीख की बात करती हैं, तो वो एक तरह से अपने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। और इरा जी की पूरी दुनिया भीतर समाने की कोशिश, जैसे इंट्रोवर्ट हम कह सकते हैं, प्रेम वैसे भी एक वैयक्तिक भावना होती है, तो वो एक प्रेम की दुनिया है और एक दुनिया में प्रेम की तलाश विनीता जी कर रही थी। कुल मिलाकर तीनों ही कवि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे लगे। सिर्फ ये था कि उनकी और कविताएं सुनी जानी चाहिए थी। 1 घंटे में ये सारा कुछ निपट पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक प्रयास ये भी किया जा सकता है कि एक ही कवि को हम घंटे भर सुने, तो उसके सारे रंग और उसकी सारी गहराई वो सब हमारी समझ में आ सकती है। तो मिथिलेश जी ने मुझे ये टिप्पणी करने के लिए कहा। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मैंने महसूस किया वो बात मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। और मैं मिथिलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और प्रशांत जी का भी, और सारे कवियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज रविवार की सुबह उन्होंने बना दिया, यानी दिन अब अच्छा गुजरेगा, न भी गुजरे तो इससे गुजारा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया तुमना सर। ये जो आपका सजेशन है, तो मैं भी सोचता हूँ कि ये 10 मिनट का समय थोड़ा कम होता है, लेकिन देखिए करीब 40 कवि अब तक आ चुके हैं कविता मुंबई में, और एक एपिसोड में अगर एक आए तो मेरा ख्याल पूरा साल कविता मुंबई में ही निकल जाएगा। अभी हमको उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ भी जाना है, तो इसलिए फिलहाल तो ये फॉर्मेट रखेंगे। कौशल सर भी कविता लखनऊ, कविता बांदा, इस तरह से कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं। लिखावट परिवार के बड़े सक्रिय सदस्य हैं, आज मौजूद हैं यहाँ पर, अक्सर आते हैं प्रोग्राम में। अब मैं आमंत्रित करता हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए हृदयेश मयंक सर को, लेकिन मेरा ख्याल है उसके पहले मैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी की टिप्पणी चाहूंगा। प्रशांत जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर चुका हूँ। जी जी जी, तो अब हम लोग समापन की ओर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मयंक जी को आमंत्रित करिए। तो आदरणीय हृदयेश मयंक सर, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप आए। जी 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 सर, जी जी। तीनों आमंत्रित रचनाकार मित्रों, प्रशांत जी, आदरणीय मिथिलेश जी, कौशल किशोर जी, और जो भी जुड़े रहे हों इस मंच से, सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज की इस गोष्ठी का जो स्थायी भाव है, कविताएं जो पढ़ी गई, प्रेम। अगर आप अपने जीवन से प्रेम नहीं करते, जीवन में किसी से प्रेम नहीं करते, तो न आप में आक्रोश पनप सकता है, न क्रांति। हम लोग कवि हैं, हम पहले से मानते हैं प्रेम मनुष्य के जीवन का स्थायी भाव है। नफरत और घृणा राजनीति पैदा करती है, लेकिन हम कवि हैं, शब्दों के शिल्पकार हैं, शब्दों से ही उद्बोधन भी करते हैं, शब्दों के नारे भी देते हैं, काशन भी देते हैं मिलिट्री को। वही मेरी पूंजी है। तो आज जो विशेष रूप से दोनों कवित्रियों ने प्रेम को केंद्र में रख के जो कविताएं पढ़ी, बहुत खूबसूरत थी। और मुझे ऐसा आभास हुआ कि समकालीन हिंदी कविता में प्रेम तो व्यापक तौर पर है, जैसा मैं जानता हूँ कि तमाम क्रांतिकारी कवियों के यहाँ भी प्रेम अंदर से है, अंतःशरीरा जैसा बहता रहता है। लेकिन जीवन का जो प्रेम है, स्त्रियों से ज़्यादा किसके पास हो सकता है। और हमारे मित्र अनिल जी, खूबसूरत गज़लें इन्होंने पढ़ी, और
मुंबई में जब से यहाँ रह रहे हैं, जितने वर्षों से हमारे निकट के संबंध में हैं और हमारे विरंगुला केंद्र से भी जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको सुनना भी, इनका संचालन करना, इनको पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है, इनसे संवाद करना। और लिखावट का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, कवियों का तो करता ही हूँ, कि कविता मुंबई पर उनका ध्यान गया और इतने नायाब तोहफे मुंबई को भी आपने दिया है। लिखावट को तो मिले हैं, विनीता जी को सुनना, ईरा टाक जी को सुनना, प्रशांत जी का जुड़ना हम लोगों के साथ, इनकी मेहनत मैं देखता हूँ लगातार किस तरह से फॉलो अप करते हैं मुंबई जैसे व्यस्त जीवन में। तो ये जरा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि इस कड़ी में निरंतर आप जुड़े रहें, न सिर्फ जुड़े रहें बल्कि आपके आसपास जो रचनात्मक दुनिया है, जो संसार है, जो प्रेम का संसार है, उसके साथ तो हमें जोड़ना और जुड़ना है, लेकिन घृणा और नफरत का जो संसार है उससे लड़ना भी है। विनीता बहुत अच्छी बात कर रही थी, बिना लड़े उनसे कोई दूसरा चारा नहीं है, हमको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर कविता नहीं खड़ी होगी तो किससे हम अपेक्षा करें। कवियों ने हमेशा हर दौर में राजनीति और जब समाज की दिशाएं कुंद होती हैं, कहीं से कोई एक कोने से कवि खड़ा होता है, नेतृत्व करता है, शब्द देता है, और शब्द हमारे लिए इतने उपयोगी और इतने मानदंड बन जाते हैं कि उनको लेके हम चलते हैं और मरने जीने के रुतबे तक उतर जाते हैं। तो कविताएं हमें जीवन से जोड़ती हैं और लिखावट ने मुंबई की कविता को एक विस्तार दिया है। तो मैं मिथिलेश जी आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे उन सुधी विद्वानों का जिन्होंने लिखावट की स्थापना की थी, रघुवीर सहाय जी ने और मंगलेश डबराल जी ने, मिथिलेश जी हैं यहाँ, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसी नेतृत्व का दम है अभी। कितने शहरों के कवियों से हमको आप जोड़ेंगे, मैं बड़ा उम्मीद रख रहा हूँ। और अपने तीनों रचनाकार मित्रों को, ईरा जी को, विनीता जी को और अनिल जी हमारे मित्र हैं, ये बहुत प्रति किसी दिन इनके नवगीतों को भी हम सुनेंगे। असल में मैं इनकी गज़लों का पाठ भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीमारी ने बहुत सारा रोड़े अटकाए हमारे रास्ते पर। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से हम कविता को और समृद्ध करेंगे मुंबई में। लिखावट का साथ जो हमें मिला है वो हमारे लिए वरदान साबित होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने तमाम रचनाकार साथियों का भी, प्रशांत जी आपका भी, कौशल किशोर जी का भी, और जो लोग भी जुड़े हैं सबका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। प्रशांत बहुत जी बहुत आपका विशेष शुक्रिया सर। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बावजूद आप अक्सर आते हैं, ये बड़ी एक तरह से अभिभूत करने वाली बात है। तो इस तरह से आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। एक बार फिर मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू जी, शुक्रिया शुक्रिया नमस्ते शुक्रिया सबको मैम। नमस्कार। नमस्ते। जी अनिल जी, जी